नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि की सीरीज इन्वायरमेंट को पढ़ रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे कि उसमें कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं आजकल, जो मतलब बहुत सी परीक्षाओं में छूट जाते हैं। तो ये पुस्तक चूँकि इतनी अच्छी पुस्तक है कि इससे उम्मीद है कि सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कहीं से भी कोई ऐसा लूप होल नहीं बचेगा कि जहाँ से प्रश्न ना बने। और चूँकि इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में अच्छे से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें खूब अच्छे से हम लोग डिस्कशन करके सभी शब्दों को समझते हुए चलेंगे। एक ही बार में आपके सारे कंसेप्ट, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी कंसेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कर पाऊँगा और फिर से इसे बार बार मतलब वापस से फिर कहीं इन्वायरमेंट के लिए टहलना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और चूँकि ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है तो आप लोग इसे परचेज कर लिए होंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आज अगला पार्ट देखते हैं। वनों से लाभ और वनों के उपयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न सीधे बना के फंसाते हैं कि वनों के उपयोग क्या क्या नहीं है, क्या लाभ है, कैसे हैं और प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखते चलें। इसमें देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले वर्गीकरण विकास के चरण के आधार पर किया गया है। विकास के चरण के आधार पर इसमें क्या है, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन मतलब जिसकी संभावना हो, जो संभावित है कि यहाँ संभावना है कि ऐसे संसाधन हो सकते हैं, उसे संभाव्य संसाधन बोलते हैं। एक वास्तविक संसाधन जो इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसे वास्तविक संसाधन बोलते हैं। जो हमें मतलब यूज के लिए लगातार लगातार कोयला वोयला पे निर्भर हैं, जो हम लोग खनन कार्य कर रहे हैं जिससे वो संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो संभाव्य संसाधन है। आरक्षित संसाधन ऐसे संसाधन जो भविष्य के लिए बचा के रखे गए हैं। भविष्य के लिए मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे भविष्य में अगर आज से 10 साल बाद पेट्रोलियम ख़त्म हो गया या फिर कोयला ख़त्म हो गया तो फिर उसका क्या होगा। तो उसी को सोच समझ के ये भविष्य के लिए आरक्षित संसाधन होते हैं, तो ये आरक्षित संसाधन में आते हैं। फिर स्टॉक संसाधन ऐसे संसाधन जो ख़त्म हो जाएं, मतलब ऐसे संसाधन हैं जिनको इस्तेमाल करने से बार बार वो ख़त्म होने हो जाएं, उन्हें स्टॉक संसाधन बोलते हैं। ये खास करके कोयला और पेट्रोलियम को बोलते हैं। तो ये स्टॉक संसाधन हुए। आगे देखते हैं वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं। वनों से हमें कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ में क्या क्या है। आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग पीपल के पेड़, नीम के पेड़ में पूजा वूजा करते हैं और वगैरह वगैरह बहुत से पेड़ों में अलग अलग प्रकार की पूजा और परंपराएं विकसित हैं जो पुराने ज़माने की हैं। तो आध्यात्मिक लाभ है ही। और शैक्षणिक कार्य, हाँ शैक्षणिक कार्य में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। फर्नीचर से लेके उसकी छाया में बैठना उठना सब कुछ लेके, या फिर उसके ऊपर रिसर्च करना कि ये पेड़ कैसे जनरेट हुए हैं, कैसे क्या नहीं, इनके अंदर कार्य क्या क्या हो रहा है, तो शैक्षणिक कार्य हो ही गया। सांस्कृतिक लाभ, हाँ सांस्कृतिक के लिए भी है। संस्कृति, बहुत से संस्कृति हमारे देश की है जो पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा देवता के समान मानती है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। पूजा या फिर किसी त्यौहार में उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। सांस्कृतिक हो गया। साहित्यिक रचना तो हाँ ऑटोमेटिक होती है, साहित्यिक रचना होनी है। फूल पत्तियों पे आप लोगों को तो पता है, एक से बढ़ के एक आप लोग गीत गा सकते हैं फूलों के ऊपर। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं उत्पादक क्रियाएं। उत्पादक क्रियाओं में फल मिलता है, हाँ सही बात है, फल मिलता है। रेजिन, रेजिन अर्थात मतलब गोंद होता है। जो गोंद आप देखते होंगे कि बबूल का पेड़ का गोंद बहुत सी दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के गोंद हैं जो पौधों से निकाले जाते हैं, जिससे काफ़ी कार्य होता है। रबड़ का पेड़ होता है जिससे रबड़ निकलते हैं, तो सेम हाँ इसी प्रकार के हैं। एल्कलाइड, एल्कलाइड के लिए भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ है, रबड़ तो आप लोग को बताया ही। औषधियों के रूप में हाँ तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, हल्दी का पेड़, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो औषधियों के रूप में। जेट्रोफा का पेड़ आप लोग सुने होंगे, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, तो वो ऐसे विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में होता है। सुरक्षात्मक क्रियाएं, हाँ सुरक्षात्मक में क्या है, भूमि संरक्षण, हाँ पौधे लगेंगे तो जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे अपने जड़ों से, तो भूमि संरक्षण होगा, सही होगा। जल संरक्षण होगा, क्योंकि वो कार्बन डाई की अभी हम लोगों ने देखा था ना ऊपर साइकिल, जो CO2 की साइकिल है या तो ऑक्सीजन की साइकिल है, उसको पूरा करेंगे तो वर्षा होगी। पौधे हैं इसी वजह से वर्षा हो रही है। आप एक कभी इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये भारत का कोई क्षेत्र है और यहाँ से आपने सारे के सारे पेड़ गायब कर दिए, आप देखेंगे 2-4 साल जाते जाते यहाँ बारिश होनी ही बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्भर है, जल संसाधन के रूप में ये कार्य करते हैं, जो वर्षा के रूप में भी हमें वो करते हैं और इनके जड़ों से
रिस रिस के ज़मीन में पानी आसानी से पहुंच पाता है, तो जो भूमि जल हम लोग निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूज़ होता है। सूखा, ठंडा, हवा, ये सब आदि उसी पे निर्भर है। हाँ, उसी पे निर्भर है, वनों पे ही। धूप से सुरक्षा, हाँ, छाँव लेते हैं हम लोग। ध्वनि सुरक्षा से बचाव, आप लोगों को बताया था, ग्रीन मुफलर का काम करते हैं ये लोग। रोड के किनारे अगर पौधे लगेंगे तो वो ज़्यादा ध्वनि होने से बचाएंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं नियमनकारी क्रियाएं। नियमनकारी क्रियाओं में क्या क्या है? तापमान का नियंत्रण, हाँ, तापमान का नियंत्रण करेंगे। और अवशोषण करेंगे, हाँ, CO2 और विभिन्न प्रकार की गैसों को वो अपने भोजन के रूप में लेंगे और अच्छी गैसें हमें देंगे। बाढ़ व सूखा पे नियंत्रण करते हैं, हाँ, जहाँ लगेंगे वहाँ अच्छी बारिश होगी, वो सब नियंत्रित करेंगे, और जहाँ हट जाएंगे वहाँ सूखा हो जाएगा। तो इसलिए अगर बैलेंस इनका बना है तो बराबर वर्षा भी होती रहेगी। उसके बाद फिर गैसें, CO2 O2 का संतुलन, हाँ, ये बराबर करेंगे, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन देंगे। कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन करना, हाँ, तो कार्बन के चक्र में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं वन हमारे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे देख लेते हैं वन उन्मूलन के कारण और प्रभाव। वन उन्मूलन क्यों हुए और उसके प्रभाव क्या क्या पड़े। वनोन्मूलन के प्रभाव, देखिए, प्रभाव इसमें क्या होगा? कम वर्षा होगी। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो वर्षा कम होनी ही है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, सीधी सी बात है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो जल स्रोत जो है वो सूखते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना कि बारिश नहीं होगी, सारी साइकिल उसी के ऊपर निर्भर है। तो फिर जब बारिश नहीं होगी, वो फिर वापस से रिपीट होकर फिर इवेपोरेशन होकर फिर बादल बनेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही कार्य चलते रहेंगे कि वो सूखा होते जाएंगे। जाति विलोपन, हाँ, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, पेड़ पौधे, मनुष्य या फिर बहुत प्रकार के जीव जंतु जो निर्भर हैं उसके ऊपर, वो धीरे धीरे कोलैप्स होते जाएंगे। तो वो, अब आप सोचेंगे मनुष्य कैसे खत्म होगा? मनुष्य में आप सोचिए, हम एक ही मनुष्य थोड़ी हैं, आदिवासी हैं, विभिन्न प्रकार की आदिवासी हैं जो अलग टाइप के हैं। उनको देखोगे तो आज से पता चलेगा 1000 साल पहले जैसे मनुष्य रहते हुए वो ऐसे रहते हैं, लेकिन वो जंगल पे ही रहते हैं ना, जंगल के हिसाब से ही रहते हैं। अगर जंगल ही नहीं रहा तो वो कैसे रहेंगे? तो विविधता तो खत्म हुई ना। हम लोगों की तरह सूट बूट पहन के टहलने वाले शहरों में मिलने वाले ऐसे लोग मिलेंगे, शहरों के गांव वाले, बस इतने ही। लेकिन वो जो हम लोगों के जंगल के लिए आदिवासी लोग थे वो तो खत्म होते चले जाएंगे। तो जात विविधता भी विलुप्त हो जाएगी। वैसे पेड़ पौधे भी बहुत विलुप्त होते जाएंगे, बहुत जीव जंतु जो पेड़ों पर निर्भर हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसी संभावनाएं होती हैं। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगा, हाँ, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि जब CO2 का लेवल ऊपर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हम लोग सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं कि उसे ऑक्सीजन में बदल पाएँ। तो सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहेगा जो तापमान बढ़ाएगा। मृदा अपरदन होगा, हाँ, पेड़ नहीं रहेंगे तो जड़ उनकी मृदा को पकड़े रहती है, मृदा अपरदन होना तय है। भूमि की उर्वरता और शक्ति का ह्रास होगा, हाँ, इसलिए होगा क्योंकि इनके पेड़ पत्ते जो आते हैं, जो इनकी टहनियाँ वहनियाँ गिर के धीरे धीरे वो ह्यूमस और खाद वगैरह का निर्माण करते हैं, तो वो नहीं होगा। इसी वजह से उर्वरता जमीन की चली जाएगी। मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, हाँ, सीधी सी बात है, जब खेत जमीन उपजाऊ ही नहीं रहेगी तो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण होता चला जाएगा। बारिश नहीं होगी तो मरुस्थल बन जाएगा। बाढ़ एवं सूखा पे नियंत्रण, हाँ, अभी हम लोगों ने देखा। जैव विविधता को हानि पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उन्हीं के अंदर रहती हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर जैव विविधता का हानि होना तय है। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के मौसम बनते हैं पेड़ पौधों की वजह से। अब वनोन्मूलन के कारण देख लेते हैं, क्यों ऐसे हो रहे हैं। जंगल की आग, जंगल में कभी आग लग जाएगा तो उसकी वजह से होता है, हाँ, तो आप लोग जानते ही होंगे, देखे भी होंगे, कई बार न्यूज़ में रहते हैं। खेती योग्य भूमि का विस्तार होना, बहुत ज़्यादा खेती करने के लिए लोग ज़मीन को साफ करते हैं। सड़कों का विकास, सड़क निर्माण करेंगे तो फिर पेड़ पौधे काटेंगे आप उसे। शहरीकरण होगा तो आप देखते हैं किसी शहर में खड़े हो जाएंगे तो दूर दूर तक, अगर आप इमेजिन कीजिए, कभी उसके छत पे जाके आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो दूर दूर तक 1 2 पेड़, 4 पेड़, 10 पेड़, बस गिने चुने पेड़ दिखते हैं। बाकी सारी ज़मीनें या तो लैंड बनी रहेंगी या तो सड़क और गलियाँ रहेंगी। औद्योगिकरण लगेगा तो सीधी सी बात है, एक ही जगह इकट्ठा होंगे तो सब लोग और पेड़ पौधों का उन्मूलन कर देंगे। काष्ठी पादपों का अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग, हाँ, जो इनके पेड़ तने हैं उनका अनुसंधान करने के चक्कर में या फिर व्यावसायिक उपयोग, लकड़ी फर्नीचर बनाने के चक्कर में काट के इस्तेमाल होगी। पशुओं द्वारा घास चरना, पशु अगर घास चरेंगे ज़्यादा करके, अगर खुले छूटे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो भी अगर एक हद से ज़्यादा अगर करेंगे तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी करना, अगर सतत विकास की अनदेखी करेंगे
तो वो उन्मूलन होता चला जाएगा। मतलब जैसे अगर एक पेड़ कट रहे हैं, मैं मानता हूँ रोड बनना बहुत ज़रूरी है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है 10 पेड़ कट रहे हैं तो 200 पेड़ लगाइए जाए उसके बगल में। और 200 पेड़ आप, क्योंकि आपको पता होगा अगर 200 पेड़ लगाएंगे तो शायद उसमें से 10 पकड़ ले, शायद पकड़ ले, तो इसलिए उसे 200 की जगह में मुझे तो लगता है 500 लगाया जाए, तो इतना जनरेट करेंगे तो फिर शायद वो आसानी होगी। वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए वन टोटल 4 प्रकार के होते हैं, संरक्षित वन और राष्ट्रीय वन और एक ग्राम लेवल का जो वन होता है, और वृक्ष भूमि एक होती है जहाँ मतलब वृक्ष लगा है तो वो वृक्ष की भूमि है। 4 प्रकार के वन माने जाते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने योग्य संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। मतलब एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद फिर से उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन हम बोलते हैं। इन्हें कौन बोलते हैं? जैसे आप समझ सकते हैं कि सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आप देख सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वो खत्म नहीं होगा, आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि सूरज रहेगा, सूरज अगर खत्म हो गया तो अस्तित्व ही खत्म हो गया पूरी पृथ्वी का, तो वो नवीकरणीय में आते हैं, ये खत्म होने वाले नहीं हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उस पुल को कहा जाता है जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। ऐसा खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाता है, मेघालय के आसपास देखा जाता है कि मतलब पेड़ को ही ऐसे घुमा घुमा के बना दिया जाता है कि मतलब आप समझ लिए ऐसे बीच में से नदी जा रही है, ईस्ट साइड पेड़ है, इस पेड़ की टहनियों को ऐसे ऐसे उलझा के उसी में अपना बनता चला जाएगा और जीवित पुल बन जाएगा। इसी पे से सब लोग आते जाते रहेंगे, क्रॉस कर लेंगे आसानी से, बीच में नदी रहेगी, तो ये जीवित पुल बन जाता है। उसके बाद पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु की संज्ञा दी जाती है। किसको? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम चूंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, इसीलिए इसे हरी धातु की संज्ञा दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखें। हरी धातु के रूप में संज्ञा किसे दी जाती है? एल्युमिनियम को, पेड़ को नहीं, आप भी इसे ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम को। उसके बाद फिर देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि का विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ भूमि का, जो व्यर्थ में भूमि पड़ी है उसका वनीकरण करके उसका विकास करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। और पुनर् पुनर्व पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण करना, मतलब जो वन है उसमें फिर से पौधे रोप करना, क्योंकि पुराने पौधे मर जाते हैं तो उन्हें फिर से जीवित करके नया मतलब जंगल तैयार करना या तो फिर उसे वनों को तैयार करना। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित तथा अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति करना, मतलब जितने प्रकार के जैसे फर्नीचर अगर बन रहे हैं लकड़ी के तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लोहे वगैरह का हो, चारपाई बनती है तो चारपाई उसके लगाए जाएँ लोहे के, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विकल्प जो हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम बना के घर के मुहार, वो जो गेट नहीं होता मुहार जिसे बोलते हैं मुहारा, या तो फिर द्वार या फिर खिड़कियाँ, ये सब चीज़ एल्युमिनियम का यूज करके ज़्यादा इस्तेमाल करना। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय वन नीति 1992, राष्ट्रीय वन नीति 1992 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यही फैक्ट याद रखें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, हाँ सीधी सी बात है, वो पर्यावरण से रिलेटेड है तो प्रोत्साहित करेगी। देश की कुल भूमि के 1/3 भाग का वन आच्छादन करना इसका लक्ष्य है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं वन्य प्राणी के वैज्ञानिक नाम, कौन कौन से वैज्ञानिक नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो अब नहीं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न बन सकते हैं, तो छूटे ना उसके लिए एक नज़र मार लेते हैं। इक्कस हिमियोनस खुर बोला जाता है किसको? भारतीय जंगली गधा जो है, एशियाई जंगली गधा जिसे क्या बोलते हैं? इक्कस हेमियोनस बोलते हैं एशियाई जंगली गधा को। बारहसिंगा को रूस रूसवर्स दुआउ सेली बोलते हैं बारहसिंगा को। चिंकारा को गजेला बेनेट्टी बोलते हैं चिंकारा को। नीलगाय को बोलते हैं बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस, इसे बोलते हैं नीलगाय को। तो आप एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास, भारत के क्या क्या प्रयास रहे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को ये लागू हो गया। उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रावधान क्या है? वन्य जीवों का आवास और रक्षण, उनके आवास रहने के वो जो है उस सब की रक्षा करना, बचा के रखना।
विशेष क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार वर्जित करना। किसको किसको विशेष ध्यान दिया गया है? घड़ियाल को, भारतीय जंगली गधा को और जंगली भैंस को, 3 चीज़ों को शिकार से बचाना। आइए फिर उसके बाद आगे देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखें इसे। अनियमित तिथि क्या है? 27 दिसंबर 1980 को। और लागू तिथि कब हुआ? 25 अक्टूबर 1980 को। तो ज़्यादा करके इम्पॉर्टेंट यही है कि 1980 में आया था, इतना डिटेल में तो प्रश्न नहीं बनते हैं। राष्ट्रीय आपदा आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर के बारे में देख लेते हैं। स्थापना वर्ष 1977 में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी नोडल एजेंसी जो क्या है, वो राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों का प्रबंधन करना इनका नोडल कार्य है, मुख्य कार्य है। क्षेत्रीय कार्यालय इसमें टोटल 10 हैं जो अलग अलग देश के भाग में विद्यमान हैं। उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय इसके 10 जो कौन कौन से हैं उसके देख लेते हैं। शिमला में है एक जोधपुर में है और एक त्रिशूर में है, फिर अकोला में है, शिलांग में है, भोपाली में है, कटक में है, हैदराबाद में है, श्रीनगर में है और रांची में है। तो ये इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अब इसके बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है इससे। गंगा प्राधिकरण, क्योंकि गंगा की सफाई को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहिम चल रही है 10 सालों से, तो इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। स्थापना कब हुआ था? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कब हुआ था? 2009 में, 20 फरवरी को 2009 में। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में प्रश्न बन सकता है। केंद्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे पीएम जी होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, अब इसके बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे लगा लें। कहाँ है? देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित ही। स्थापना वर्ष 1906 में हुआ था। डीम्ड विश्वविद्यालय 1991 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित किया गया था इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में। आइए फिर आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कर दिया गया है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष कर दिया गया, 20 वर्ष से घटाकर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। कौन सा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय। सांविधिक मतलब कानून के द्वारा बनाया गया निकाय है, संविधान का नहीं है, ये कानून द्वारा बनाया गया है। भारतीय वन्यजीव संसाधन स्थितान कहाँ है? वन्यजीव संसाधन देहरादून में, अभी हम लोगों ने देखा। वन अनुसंधान संस्थान और वन्यजीव दोनों देहरादून में ही। उसके बाद फिर देखते हैं वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो ये पर्यावरण में किए गए कार्य के लिए दिया जाता है, शोध कार्य के लिए। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदत्त पुरस्कार का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई अमृत पुरस्कार। ये राजस्थान में चूंकि दिया जाता है, और किस क्षेत्र में? पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए, ये वन और वन्य जीवों के संरक्षण के योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, राजस्थान वाले तो एकदम इसे रट जाएं। सेब क्या है? स्थापना 2010 में हुई थी। भारत एवं नेपाल द्वारा 2 देश मिलकर इसके किए थे। मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइगर संरक्षण, मतलब टाइगर के शिकार से लेकर उनको बचाने के लिए मेन कार्य करना है। सेब इसी को नाम दिया गया। आइए अब देखते हैं चिपको आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में बन चुका है, और चूँकि ये करंट का भी टॉपिक रहा है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी की देहांत हो गया, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेरणा कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट जी थे। 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1973 में प्रारंभ वर्ष ये जब चालू हुआ तो 1973 में विरोध का मुख्य बिंदु क्या था? वनों की कटाई को के खिलाफ। वनों एक्चुअली करते क्या थे ये चिपको आंदोलन में? ये पौधे लगे रहते थे, पौधों के पास सब जाके चिपक जाते थे,
इसको अपने बेटे की तरह मान के इसके ऊपर अपने शरीर लगा के पूरा ऐसे चिपक जाते थे, उसको दोनों हाथ से पकड़े रहते थे। अब बोलते थे आइए बुलडोजर चलाइए, जिसको जो चलाना चलाइए, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इससे डर के सरकार पीछे हो गई थी और वन उन्मूलन रुक गया था। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा जा रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड इन्हीं ज़्यादा करके प्रश्न यही मिलाता है। चिपको आंदोलन से के प्रेरणादायक कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता जो सहभागी रहे हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा सहकार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने निभाया था। तो ज़्यादा करके प्रश्न इन्हीं से बनता है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा समाविष्ट है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिवास प्राप्त करने वाली जनजाति कौन सी है? बैगा समुदाय। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में, इंपॉर्टेंट है। गैर वन क्षेत्रों में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया, क्योंकि बांस को एक्चुअली यूज करते हैं एग्रीकल्चर में बहुत से किसान। तो अगर बांस को काटने पे अगर वो वनों की परिभाषा से नहीं हटाया जाएगा तो उनके ऊपर केस बन सकता है। तो ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम थी, जो बाद में जाके 2017 में इसे बांस को परिभाषित करने से हटा दिया गया कि ये वन के रूप में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जहाँ बीम लगाना, खंभे लगाना, घेराबंदी करना, उसके लिए किसान जो है उस बांसों को काटते हैं, तो उसका मिसयूज हो सकता था कानून का, उनके ऊपर केस बन सकता था, जबकि वो बांस वो प्रॉपर अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा से हटाने का कार्य किया गया 2017 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में हुई थी। कब हुई? तो वर्ष 1988 में की हुई थी। आइए अब आगे देख लेते हैं। अपना वन अपना धन, ये योजना है, चूँकि कहाँ की? हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया एक योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? वनोरोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना, वनोरोपण की ज़्यादा करके पौधे लगाना। मुख्यमंत्री जन वन योजना, यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। प्रारंभ तिथि कब है? 15 नवंबर 2015 को। एक्चुअली देख रहे हैं इसमें जो राज्य की योजनाएं दी गई ना, ये काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं अपने अपने राज्य की, इसलिए इसमें समाहित किया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के हमेशा चांसेस बने रहेंगे। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, ये इसका उद्देश्य है। निजी क्षेत्र में वनों उपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना, कम पे ही निर्भर नहीं रहना, ज़्यादा रहना। ज़्यादा करने से सब कुछ बैलेंस एकदम हो जाना। किसानों को भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना, ये सीधी सी बात है, वृक्षारोपण होगा तो जो खाली लैंड बचे हैं उससे भी आय बढ़ेगा। राज्यों में जन सहयोग से वनाच्छादन में वृद्धि करना और वृक्षारोपण से के माध्यम से भूजल संरक्षण का कार्य करना। अब कुछ और योजनाएं देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब शुरू हुआ था? 1973 में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मैच द फॉलोइंग में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद फिर अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैवमंडल संरक्षित रिजर्व है और सामुदायिक रिजर्व है। ये 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। संरक्षित क्षेत्रों से लाभ क्या क्या होता है? प्रकृति एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा होती है। सभी मूल निवासी जातियों तथा उपजातियों को समाविष्टों का प्रबंधन होता है। सभी जातियां एक ही जगह रह सकती हैं, पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं। समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण का प्रबंधन हो जाता है। हाँ, सही बात है। वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का रक्षण होता है। मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना पर प्रतिबंध लगा रहता है, क्योंकि यहाँ देशज जातियों को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना इनका कार्य होता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं आरक्षित संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे बोलते हैं? मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र, मतलब जहाँ मानव को मतलब आने जाने की अनुमति ही नहीं है, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ डिफिनीशन से प्रश्न बन रहे हैं, बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, इसलिए इसे विशेष ध्यान दें। वन्य जीव अभ्यारण्य
अनुमति के बिना शिकार पर पाबंदी, चराई और गो पशुओं के आवागमन नियमन। मतलब क्या हुआ, अनुमति के बिना शिकार पर पाबंदी, अगर कुछ करना भी है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। चराई और गो पशुओं के आवागमन का नियमन होता है, मतलब वो चराई के लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में देखते हैं। शिकार एवं चराई पूर्णतः वर्जित होता है, शिकार और चराई ये नहीं होगा यहाँ पे। मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित, यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप भी कोई अलाउ नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान एकदम मतलब कठोर हार्ड होता है। उसके बाद फिर देखते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बारे में देखते हैं। चूँकि ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सन भी पूछ लेते हैं, जगह भी पूछ लेते हैं, किससे रिलेटेड है ये सब भी पूछ लेते हैं। भारत में स्थापित कब किया गया, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सभी परीक्षाओं में आते हैं। स्थापना वर्ष 1936 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। मैच द फॉलोइंग में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे पहले जाना जाता था। स्थिति क्या है, नैनीताल जिला उत्तराखंड में है। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, यहीं से टाइगर की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की। अभी इसका नाम जल्द में चेंज किया गया है, क्या नाम चेंज करके रखा गया है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसे। स्थिति कहाँ है, भरतपुर जिला राजस्थान में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवलादेव राजस्थान। विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित, यूनेस्को द्वारा इसे प्राकृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, कब, 1985 में। राष्ट्रीय उद्यान संबंधित राज्य अब देख लेते हैं, मतलब एक ही जगह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गोला वाला जो फिगर है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हैं जो बार बार आते हैं। कर्नाटक बांदीपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, भूले ना, कर्नाटक बांदीपुर। हिमाचल प्रदेश पीन वैली, पीन वैली कहाँ, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर, राजस्थान में है। जम्मू एवं कश्मीर में सलीम अली। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। मध्य प्रदेश में क्या है, बांधवगढ़ है। उत्तराखंड में राजाजी है। और हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय। ये राष्ट्रीय उद्यान कुछ संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान संबंधित राज्य कुछ और देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, स्थिति कहाँ है, तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक्सा पश्चिम बंगाल की है। और नागरहोल कर्नाटक की है, इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। बेतला झारखंड, झारखंड का बेटा, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। गिर गुजरात, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ग से गिर, ग से गुजरात, और गुजरात में ही शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर, बब्बर शेर, टाइगर वाइगर नहीं, यहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो गुजरात में। अब आइए कुछ विविध पे एक निगाह डालते हैं। पश्चिम बिहार और जिला, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, उन्नाव में है, क्योंकि ये सारे सभी के सभी यूपी से रिलेटेड है। ओखला कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। समसपुर, समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। और पार्वती अरंगा, ये जयप्रकाश नगर जो है गोंडा में है। अभी एक यूपी का स्पेशल सीरीज लेके हम आएंगे जिसमें टोटल यूपी के सभी प्रश्न 2-2.5-3 घंटे में सारा कंसेप्ट उसका क्लियर कर देंगे, तो ये आप लोग उसको जरूर देखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ है स्थिति, लखीमपुर खीरी, यूपी में स्थित है। प्रथम गैडा पुनर्वास योजना प्रारंभ किया गया था वर्ष 1984 में दुधवा से ही। वर्तमान में द्वितीय गैडा पुनर्वास योजना कार्यान्वित की जा रहा है यहीं से, कहाँ से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, यूपी में। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, दूध में नंबर 1 कौन है, यूपी है, बस। दुधवा जहाँ मिले, दूध जहाँ मिले, दुधवा जहाँ मिले, सब यूपी लगाइए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1981 में स्थापित दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ, जम्मू एवं कश्मीर में, दचिंगम। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सफ़ेद बाघों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अभी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी परीक्षक इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये अमेरिका से पता नहीं कितना प्यार है सबको, वहाँ के, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ के हम लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या वहाँ के सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप बार बार अमेरिका को लेके आते हैं, तो लेकिन वो लेके आएंगे तो आते हैं, तो इसलिए चांसेस बना है। तो आप इसको देख लीजिए, अमेरिका का एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन मतलब पीले कलर का स्टोन, कहाँ पे मिलता है, ये अमेरिका का ही।
नोकरेक जैवमंडल स्थापित क्षेत्र कहाँ है? नोकरेक मेघालय में ही है, इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने बताया। विश्व का एकमात्र प्लवमान फ्लोटिंग पार्क कोइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ है? मणिपुर। ये फ्लोटिंग पार्क है, मतलब ये तैरता हुआ है, नदी में तैरता हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है, तो इसे याद रखें। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इराविकुलम, नीलगिरी की मेघ बकरियों, नीलगिरी तरह का वास स्थल है, तो यहाँ पे मेघ बकरियाँ जो मिलती हैं ये इरावलीकुलम नीलगिरी में है। पेरियार मुख्य संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी से रिलेटेड है। पेरियार है कहाँ? केरल में। अब केबिल लामजाओ अभी हम लोगों ने देखा। अपघटीय पौधों से युक्त ये क्षेत्र है, चूँकि ये तैरता हुआ है, नदी में तैर रहा है, तो इसलिए ये विश्व का एकमात्र है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। महान हिमालय, महान हिमालय हम लोगों ने देखा, ये हिमाचल प्रदेश का था, भूरे भालू की उपलब्धता की वजह से यहाँ पर है। और केवलादेव, केवलादेव सर्दियों में साइबेरिया सारस के प्रवास की वजह से काफ़ी चर्चा में बना रहता है। उसके बाद फिर कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट। और भारत का प्रथम तितली उद्यान वनरघट्टा जैविक उद्यान स्थित कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो तितली उद्यान या तो वनरघट्टा जैव उद्यान के बारे में अगर प्रश्न आए तो बेंगलुरु लगाइए। और चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को राज्य तितली के रूप में कौन घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा किया गया है, ब्लू मारमान तितली को राज्य तितली के रूप में। भारत की सबसे बड़ी तितली सदर्न बर्डविंग को राज्य तितली के रूप में घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, आप इसे इसलिए ध्यान रखें। कौन सा नाम है इसका? इसका नाम क्या है? सदर्न बर्डविंग। ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, उसकी राज्य तितली है। तो मित्रों ये था अगला पार्ट। अब कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर दें। अब जल्द से जल्द मैं इस बुक को बहुत जल्दी ही ख़त्म करके कंप्लीट करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।